ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਗਨ ਗੋਇਲ ਫਰੋਮ ਬੀਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਈਅਰਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਈਅਰਸ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, 20 ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਜਾਣੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ OAS ਹੈ, ਕਿੰਨੀ GIS ਹੈ, ਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਅ ਕਿਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ फैक्ट्स की है। मिस्टर शगन गोयल, शगन जी वेलकम टू द शो। थैंक यू नूतन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। शगन जी, आपका प्रोफाइल जो है एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का है, बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? हाँ जी ज़रूर। मैं एज यू सेड कि आप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, एंड आई बिन इन इंडस्ट्री फॉर अबाउट और ओवर 10 years सो टू से, लेकिन इंश्योरेंस के फील्ड से आई एम डूइंग इट सिंस 2006। सो सर, बिकॉज आई डू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एज वेल, सो ये GIS, OAS, CPP, दीज आर काइंड ऑफ पिलर्स ऑफ योर रिटायरमेंट। सो इसके बारे में थोड़ी सी आई हैव अ लिटिल बिट मोर नॉलेज कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सो आई कैन प्रॉबेबली गिव यू अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और क्या चेंजेस हैं। सो आपने वो सीनियर्स क्लब्स ने, कुछ सीनियर्स क्लब ने इसके ऊपर बोला कि कंसर्न है कि जो पेंशन का टाइम है 20 ईयर्स कर दिया गया है, जो भी 2014 के बाद सीनियर सिटीजन जो बाहर की कंट्री से यहाँ पे आया है और वो स्पॉन्सर होके आया, सो पहले टाइम 10 साल था, इसका फैक्ट क्या है? देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन तो ये है, दिस इज़ ओनली फॉर स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हम जैसे लोग, हम जो यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे, हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो स्पॉन्सर होके आए हैं उनके लिए। और इसकी जो चेंजेस हैं, इसको समझने के लिए लेट्स गो इनटू लिटिल बिट क्रोनोलॉजी ऑफ इट कि कहाँ से शुरू हुआ है। प्लीज देखो, ओल्ड एज सिक्योरिटी एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट था दैट स्टार्टेड बैक इन 1952। और 1952 में उन्होंने कहा कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनको एक बेसिक नेसेसिटीज़ जीवन की जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, वी आर गिविंग देम पेंशन। तो ये उन्होंने OAS शुरू किया 1967 में। जो लेस्टर बी पियर्सन थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे लिबरल के, उन्होंने एक और एक्चुअली बेनिफिट शुरू कर दिया अंडर OAS एक्ट, क्योंकि OAS जो था उसका बहुत कम अमाउंट था। अब कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो अंडर पॉवर्टी लाइन जी रहे थे, तो उनके लिए एक सप्लीमेंट्री बेनिफिट शुरू कर दिया उन्होंने 1967 में, और उसको नाम दे दिया गारंटीड इनकम सप्लीमेंट, या इसे हम GIS कह देते हैं। ठीक है। नाउ GIS के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक सर्टेन इनकम जो है उससे कम आपकी इनकम होनी चाहिए, ओनली देन यू गेट एलिजिबल फॉर दैट। सो 67 में उन्होंने शुरू कर दिया, और जो भी सीनियर होता था, चाहे वो स्पॉन्सर्ड था या यहाँ का था, वो एलिजिबल हो जाता था, उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती थी। नाउ 1996 में जॉन क्रैचियन की जो गवर्नमेंट थी, लिबरल गवर्नमेंट, उन्होंने सोचा कि ये जो स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स आ रहे हैं, जो इनके बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब है वो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी टेक केयर, बेसिक नेसेसिटीज़ की टेक केयर हम करेंगे 10 साल। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, नॉट बोर्डिंग, खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। और अगर उन 10 सालों में अगर मेरे पेरेंट्स ने कहीं वेलफेयर पे अप्लाई कर लिया, तो जो मेरे जो बेनिफिट्स हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, या मेरे से वो वापस लिए जाते हैं। ठीक है। तो जब एज अ चाइल्ड यू आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स फॉर 10 years, तो जॉन क्रैचन ने सोचा कि हमें इन्हें पेंशन देने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने 10 year का क्राइटेरिया लगा दिया कि OAS के साथ साथ आप तभी एलिजिबल होंगे GIS के लिए अगर आप कम से कम 10 साल यहाँ पे रहे हों, और आप बहुत लो इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तब तक आपको GIS नहीं मिलेगा। ओल्ड एज सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है इनकम का, उसका सिर्फ एक क्राइटेरिया है OAS का कि आप PR या सिटीजन होने चाहिए, दैट्स इट। फॉर GIS यू हैव टू मीट द इनकम थ्रेशोल्ड। नाउ 96 से ये चलता आ रहा है। 2014 में
हार्पर गवर्नमेंट ने एक्चुअली हार्पर गवर्नमेंट में कहूँ कि उस टाइम की जो आईआरसीसी बॉडी थी, उन्होंने क्या कर दिया, ये जो स्पॉन्सरशिप पीरियड है 10 साल की बजाय 20 इयर्स कर दिया। कौन से साल में? 2014 में। 2014 इनफैक्ट 2013 में ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो जो प्रपोजल था उन्होंने 1 जनवरी 2014 में पार्लियामेंट में प्रपोजल डाल दिया कि हाँ जी, अब आईआरसीसी ने 20 साल अंडरटेकिंग कर दी है कि किसी ने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो 20 साल उनको रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। जब वो आईआरसीसी ने अंडरटेकिंग चेंज कर दी तब उन्होंने ओएएस एक्ट को भी चेंज किया। और जब ओएएस एक्ट बाय द टाइम वो चेंज हुआ उसको जो रॉयल असेंट मिली वो मिली जून 2014 में। सो अब प्रपोजल क्योंकि जनवरी 1 से था, जनवरी 2014 के बाद जिस भी पेरेंट ने अप्लाई किया यहाँ पे आने के लिए ऑन स्पॉन्सरशिप, ऑब्वियसली 1-2 साल लग जाते हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में। बाय द टाइम वो पेरेंट्स 2014 में जिन्होंने अप्लाई किया था वो आए यहाँ पे 2016 में आने शुरू हो गए। अब जब 2016 में शुरू हो गए, उन्हें था कि हमें तो 10 साल बाद जी पेंशन मिल जानी है 2026 में। अब अचानक सबको पता लगा है कि वो 2026 में नहीं 2036 में उनको मिलेगी। 20 ईयर का गैप होना चाहिए, उनकी रेजिडेंसी होनी चाहिए और इनकम थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए। सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव चेंज व्हिच मेनी पीपल डिड नॉट रियलाइज दिस। ठीक है। सो इसमें पहला पॉइंट ये है कि ये हार्पर गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये उसके पहले लिबरल गवर्नमेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। एब्सोल्युटली। देखो 96 में सबसे पहले जॉन क्रेचन ने किया, फिर हार्पर गवर्नमेंट ने, एक्चुअली आईआरसीसी ने प्रपोज किया, हार्पर गवर्नमेंट के अंडर वो ओएएस के चेंजेस हुए क्योंकि हमारी ट्रूडो गवर्नमेंट 2015 में आई थी। बट ये कहना गलत है कि लिबरल्स को इसके बारे में पता नहीं था, बिकॉज एनीथिंग दैट गोज अंडर लॉ इट मस्ट बी डिस्कस। उस पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ होगा तभी तो लॉ पास किया है। बिल्कुल। तो ये कहना गलत है कि हमें पता नहीं था। सो उसके बाद 2014 से लेके 2026 तक आई थिंक लिबरल गवर्नमेंट वाज देयर 2015 टू ऑनवर्ड्स। सो बोथ द गवर्नमेंट्स वर ऑन द सेम पेज के जिसकी पेंशन बनती नहीं है उसको क्यों दे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं या फिर गवर्नमेंट को ये कहना ठीक नहीं कि हमें पता नहीं था। अगर किसी को नहीं पता था, जब आप अपने एप्लीकेशन करते हो अपने पेरेंट्स के लिए, देयर इज अ सेपरेट फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉलम है आपको उसमें साइन करना है। देयर इज अ कंप्लीट फॉर्म दैट यू हैव टू साइन कि मैं अपने पेरेंट्स की 20 इयर्स की अंडरटेकिंग ले रहा हूं। बिल्कुल। सो जिनके सीनियर्स का ये कहना है कि हमें तो पता नहीं था, 10 साल बाद पता चला कि वो फॉर्म तो छोटे प्रिंट में होता है, हमें पता नहीं 10 से 20 साल हो गया, उसके लिए आप क्या उनको? देखो, टू बी ऑनेस्ट, इग्नोरेंस इज नॉट अ डिफेंस कि हमें पता नहीं था। अब अगर कोई कल आके कह दे कि जो भी हमें जीआईएस का अमाउंट मिलता है, सपोज 1100 समथिंग डॉलर्स पर, हमें पता नहीं था जी 1100 मिलते हैं, हमें तो 1500 चाहिए या हमें 2000 चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको 2000 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो अभी ये बताएं कि ओएएस एंड जीआईएस ये है कितनी, और जो स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स हैं उनको ओएएस तो मिल रही है, जीआईएस नहीं मिलेगी। सो इसका भी हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई। ओएएस जो है, ओएएस इज एक्चुअली, आप कह लें कि इट इज अ ट्रू पेंशन बेनिफिट्स जो कैनेडियंस को मिलता है। ठीक है। व्हेन आई से ट्रू पेंशन बेनिफिट, दैट मींस यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड, आपकी इनकम में से कोई ऐसे डिडक्शंस नहीं हुई हैं, आपने खुद नहीं किया, जैसे आप सीपीपी डिडक्शंस होते हैं। बिल्कुल। जो गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उससे ये पेंशन दी जाती है सीनियर्स को। और उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप पीआर हो या सिटीजन हो, एज लॉन्ग एज आप कनाडा में मिनिमम 10 साल रहे हो, यू विल गेट योर ओएएस। ठीक है। नाउ मैक्सिमम अमाउंट कितना है? करीबन $750 के करीब आप फॉर ओएएस, फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी। ओके, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, 750 अगेन अप्रॉक्सीमेटली, अगर टू बी एग्जैक्ट कहूं तो $742.31। ठीक है। सो जो सीनियर सब कह रहे हैं हमें $185 मिल रहा है, वो प्रोपोर्शनल? श्योर। सो अगेन ये जो 742 मैंने आपको अमाउंट बताया, ये मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन हर एक को मैक्सिमम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज आपको वो मैक्सिमम अमाउंट लेने के लिए कनाडा में कम से कम 40 इयर्स रहना पड़ेगा आफ्टर योर एज 18। ओके। नाउ ये जो अमाउंट है इसके भी 2 टीयर्स हैं। 742 मैंने आपको बताया, दैट इज़ फ्रॉम एज 65 टू 74। जैसे ही आप 75 की एज में आते हो, आपका 10% इंक्रीज हो जाता है, दैट बिकम्स $816 एंड चेंज। ठीक है। सो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो अब ये पेरेंट्स जो सपोज स्पॉन्सर होके आए हैं,
हैं 10 साल के बाद, अगर 40 साल में से 10 साल रहे तो उसका 1/4 अमाउंट मिलता है. दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग $185 और $205 आफ्टर एज 75. तो वो कॉन्सेप्ट है कि उनको 1/4 मिलता है. अगर 20 साल रहे हैं तो हाफ मिलेगा. ठीक है. सो जो GIS है वो कितनी है? $1,500? नो, GIS आज की डेट में दैट इज़ $1,108 अप्रॉक्सीमेटली. एंड एक्चुअली इट डिपेंड्स, उसकी भी फर्दर क्राइटेरिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, GIS इज़ अ नॉन टैक्सेबल बेनिफिट. सो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, कम्प्लीटली टैक्स फ्री है. अगर आप सिंगल हो तो आपको मैक्सिमम GIS मिलता है $1,108. अगर आप मैरिड हो और आपके वाइफ भी, दोनों आप OAS ले रहे हो, देन यू गेट $667 ईच. इसका मतलब हो गया कंबाइन करके करीबन $1,334 के करीब मिलेगा. अगर सिर्फ आप OAS ले रहे हो और आपकी वाइफ OAS नहीं ले रहे, वो काम कर रहे हैं, वट एवर द केस इज, उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिली, इवन देन यू आर गेटिंग अराउंड $1,108. सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप दोनों ले रहे हो या नहीं ले रहे. जो मेन चीज़ है वो है आपका इनकम क्राइटेरिया. ठीक है. सो ओनली पीपल दोज हु आर इन लो इनकम थ्रेशोल्ड, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल हैं. अब वो लो इनकम थ्रेशोल्ड क्या है? अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी इनकम करीबन 22,500 से कम है, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर GIS. अगर आप मैरिड हो, दोनों OAS ले रहे हो, आपकी एज अ फैमिली इनकम हस्बैंड एंड वाइफ की 29,500 अप्रॉक्सीमेटली, इससे कम है, ओनली देन यू आर एलिजिबल. अगर इससे ज़्यादा इनकम हो जाती है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर GIS एनीवे. आपको सिर्फ और सिर्फ OAS मिलेगा, क्योंकि OAS का आपकी इनकम से कोई कंसर्न नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन अ वेरी हाई इनकम ग्रुप. शगुन जी, हमें ना रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के बारे में जब हमने ये प्रोग्राम किया सीनियर्स के साथ, बहुत कॉल्स आई, उसमें ये भी बताया गया कनाडा और इंडिया दे डोंट हैव अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट. UK या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है. ये होता क्या है रेसिप्रोकल? देखो, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे दे रहे हो. ठीक है. ठीक है. अब अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, एज ए कनेडियन, आज मैं स्पेन में या पोर्चुगल में रहना चला जाऊँ या इंडिया चले जाऊँ, या सपोज उन यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं कि वहाँ पे चला जाऊँ, जो मेरी यहाँ की रेजिडेंसी है वो उन यूरोपियन कंट्रीज में काउंट होगी. अच्छा. और जो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके इक्विवेलेंट उस कंट्री में जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने शुरू हो. दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. अब वो पोर्चुगल का बंदा कोई यहाँ पे कनाडा आ रहा है, he or she will get the same similar benefits because those countries have a reciprocal agreement. So now अब मैं यहाँ से उठ के इंडिया चले जाऊँ, do you really think इंडिया की गवर्नमेंट मेरे को कोई बेनिफिट देने वाली है? वो अपने लोगों को बेनिफिट नहीं देते तो हमें कहाँ से देंगे? तो सेम थिंग, अगर इंडिया का कोई यहाँ पे आ जाए तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज बोथ द कंट्रीज डोंट हैव अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट. एग्जैक्टली. अगेन, उनको बेनिफिट रेसिप्रोकल की वजह से नहीं मिल रहा, लेकिन उनको 10 साल या 20 साल वेट करने के बाद मिलेगा ही बेनिफिट. ठीक है. सो 20 इयर्स का टाइम है स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स का. एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन जनवरी 2014 के बाद हुई है, आपका वेटिंग पीरियड 20 इयर्स है. अगर आपने अपनी एप्लीकेशन, सपोज मैंने अपने पेरेंट्स की 2012 में कर दी, उनका अप्रूव हुआ कहीं जाके 2017 में, आ रहे हैं वो 2020 में सपोज, बट दे आर एलिजिबल फॉर 10 इयर्स. दे आर एलिजिबल फॉर 2014 के पहले उनकी एप्लीकेशन जो है स्पॉन्सर. इट इज द एप्लीकेशन कब आपने अप्लाई किया वो काउंट करता है. आपके पेरेंट्स का अप्रूव कब हुआ और वो यहाँ पे कब आ रहे हैं, दैट डज नॉट. सो सिंपली अपनी इमिग्रेशन की जो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है खोल के देख लो, आपने वहाँ पे 20 इयर्स साइन किया तो 20 साल के बाद है. एक्चुअली वो एक अच्छा जरिया है देखने का. अनदर गुड डॉक्यूमेंट टू लुक एट, कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि कब मैंने एप्लीकेशन की थी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने 2013-14 में की हो तो उसको एग्जैक्टली याद ना हो. बिल्कुल. लुक एट योर लैंडिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हम COPR कहते हैं. सो COPR जब आप देखेंगे, उसके राइट टॉप राइट कॉर्नर पे उस पर लिखा होता है अंडरटेकिंग, और ब्रैकेट में लिखा होता है MOS, मंथ्स ऑफ स्पॉन्सरशिप. अगर तो 120 लिखा तो इसका मतलब 10 साल आपकी वेटिंग है. अगर 240 लिखा है तो 20 साल वेटिंग है फॉर GIS. एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग जस्ट GIS, नॉट OAS. सो आपने ये वीडियोस देखे हैं सीनियर्स के, जहाँ पे सीनियर्स क्लब कुछ इस पे आवाज़ उठा रहे हैं.
सो आपका बीइंग एन एक्सपर्ट क्या मानना है, गवर्नमेंट इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्योंकि अंडरटेकिंग साइन की हुई है? देखो, देर आर टू थाट्स ऑन दिस के ऑब्वियसली सीनियर्स तो चाहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी पेंशन शुरू हो जाए, कौन नहीं चाहता कि उन्हें पेंशन मिले, बट द अदर थाट इज, एंड जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आई रियली डोंट थिंक कि गवर्नमेंट विल पे एनी अटेंशन टू दिस, और उसका बहुत बड़ा कारण है, एंड दैट रीज़न इज़ आर डेट लेवल्स एंड हाउ मच वी पे इन OAS। आज की डेट में भी, जबकि अभी ये 20 इयर्स का स्टार्ट ही हुआ है अभी, आज की डेट में भी 2023 में गवर्नमेंट हैड पेड अबाउट $75 बिलियन इन जस्ट OAS, फॉर पेंशंस, जस्ट OAS की OAS बात, की pension, OAS और GIS की बात, 75 billion. 75 बिलियन, एंड दिस फिगर विल क्रॉस 104 बिलियन इन 2029। और अगर ये फिगर्स आपको फिर भी कम लग रही होंगी कि इतना बड़ा कंट्री है, 100 बिलियन क्या फ़र्क पड़ता है, हम वैसे भी तो यूक्रेन को यहाँ वहाँ दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, एज आई सेड, दिस इज़ अ ट्रू पेंशन बेनिफिट। हमारी गवर्नमेंट अगर $100 कमा रही है आज की डेट में से, उस $100 में से 1/6 अबाउट 17% जो मनी है सिर्फ और सिर्फ पेंशन्स में जा रही है, एंड दैट विल इंक्रीज टू 20% कि आप $100 कमा रहे हो और $20 आप सिर्फ पेंशन्स में दे रहे हो, बिकॉज आर डेमोग्राफिक इट इज़ गेटिंग ओल्डर। तो ये पेंशन्स पे इट इज़ अ वेरी बिग प्रेशर पॉइंट फॉर गवर्नमेंट, एंड आई पर्सनली डोंट थिंक government will make any changes on it, or Canadians will agree to it, because again Canadians are already agreeing, because we saw that responses and that messages calls that those who are asking they should work and they are not eligible because that's a burden on the government. No, to be honest, अब ये जो चीज़ है हमारी कम्युनिटी में ही ज़्यादा है। अब जो यूरोपियन कंट्री से पेरेंट्स आ रहे हैं या कहीं और से पेरेंट्स आ रहे हैं, आई मीन दे डोंट केयर अबाउट इट। अगर जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स आ भी रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी फिगर आ रही है, आई मीन उनके लिए वो 40 मिलियन लोगों का या 20 मिलियन लोग जो भी सीनियर्स हैं जितने भी हैं, उनके लिए सारे बेनिफिट्स नहीं चेंज करने वाले। एंड एंड ऑफ द डे हु इज़ गोना पे ऑल दिस डेट? हमारा जो डेट लेवल है इट इज़ मतलब वो गले तक आ गया है, बिलीव इट और नॉट। हमारा जो अगर हम टोटल डेट की बात करूं मैं, कैनेडियन डेट की, जिसमें आपका हाउस होल्ड डेट आ जाता है, फेडरल, प्रोविंशियल और क्या कहते हैं म्यूनिसिपल डेट, सारे डेट्स अगर आ जाते हैं, वी स्टैंड नंबर 4 इन द टोटल डेट, 377% ऑफ आर GDP। कैन यू बिलीव इट? मोर देन 3 टाइम्स हमारी GDP का। और अगर मैं हाउस होल्ड डेट की बात करूं, वी आर 103% ऑफ आर GDP, सिर्फ हाउस होल्ड डेट। सो एंड ऑफ द डे जब ये सारी पेंशन्स पे होनी है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने, ये मिनिस्टर्स ने अपनी जेब से निकाल के देना है, ये हमारा ही जो टैक्स पेयर्स की मनी है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मेरा सवाल कि ये भी सवाल आया कि बहुत सारे इंडिया से इनकम है, पेंशन्स इंडिया में भी है उनकी, कनाडा में भी पेंशन ले रहे हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं करते। काफ़ी लोग डिक्लेयर करते हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में भी फाइल करते हैं, CRA की यहाँ पे अपनी इनकम की रिटर्न्स फाइल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नंबर है जो डिक्लेयर नहीं करती कनाडा में कि हमें इंडिया से, गुजरात गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ये पेंशन आती है, ये रेंट आता है। तो इंडिया में शायद फाइल करते हो, नहीं करते हो अलग है, कनाडा में डिक्लेयर नहीं करते इंटरनेशनल इनकम। एब्सोल्युटली। सो इसके बारे में क्या बताओगे? देखो, ये जो इनकम, जब हम इनकम टैक्सेस फाइल करते हैं एज पर इनकम टैक्स कोड, चाहे आप कैनेडियन हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो मर्जी हो, यू आर सपोज टू डिक्लेयर योर वर्ल्ड वाइड इनकम कहीं पे भी। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने कहा बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग एसेट्स, अगर वो इतने अमाउंट थ्रेशोल्ड से ऊपर है एसेट, देन एग्जैक्टली ऑल योर एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम दोज एसेट्स, क्योंकि अगर आपने एसेट कहा, एसेट मींस इट इज जनरेटिंग इनकम। सो व्हेन दैट इज व्हाई आई सेड एनी इनकम फ्रॉम एनी एसेट यू हैव टू डिक्लेयर इट। अब बहुत सारे पेरेंट्स, अब आप खुद सोचो, जो वहाँ से बंदा उठ के 60 साल में आया, ऑब्वियसली उसका घर होगा, बैंक अकाउंट्स होंगे, FDs कराई होंगी, उससे बहुत बड़ी क्या इंटरेस्ट रेट, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही मेरे ख्याल 6% 8% है। हु डिक्लेयर्स ऑल दैट? बहुत कम लोग जो हैं जो एक्चुअली डिक्लेयर करते हैं। और वो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? सो दैट दे कैन गेट एलिजिबल फॉर दिस GIS, क्योंकि इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना है। 22,500 से अगर जैसे ही आपका ज़्यादा हो जाता है,
you are done for GIS. Yes. And that is one of the reasons many seniors, they don't declare these things. So that is another pain point. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है ये सब, but again बट आने वाले टाइम में और टाइट हो जाएगा. absolutely जी, because all our CRA and many other taxation departments जो हैं, they are creating kind of alliances throughout the world. So जो ये I mean अगर आप नहीं डिक्लेयर करोगे आज नहीं तो कल, अगर उन्होंने पकड़ लिया कहीं ना कहीं से, you will be paying the penalties through the roof. कुछ लोग डिक्लेयर नहीं करते, वो इंडिया में अपनी इनकम और के ऊपर टैक्स भर रहे हैं और अपना जो रिटर्न है फाइनल ईयरली रिटर्न वो फाइल करते हैं इनकम के ऊपर. जितनी भी इनकम है उस पर जो भी इनकम टैक्स पड़ता है फाइल करते हैं. कनाडा में जो इनकम है यहाँ पे अपना फाइल करते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में अलग. डबल टैक्सेशन इंडिया और कनाडा के बीच में डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, मतलब दोनों जगह पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपने इंडिया में टैक्स पे कर दिया, देखो मुझे टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा नहीं पता, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माय जनरल नॉलेज. अगर आपने इंडिया में कहीं टैक्स पे कर दिया है, रिपोर्ट दैट इनकम टू कैनेडा और ये भी बताओ कि हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है. सो व्हेन यू हैड ऑलरेडी पेड टैक्सेस इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे कैनेडियन उसमें क्रेडिट्स मिल जाते हैं. लेकिन वो इनकम तो बनी जाती है ना, तो जितनी भी आपकी है उसको डिक्लेयर कर दो आपने अपने रिटर्न टैक्स पे कर दिया, लेकिन आपकी इनकम तो है ही है ना. ठीक है. आपको टैक्स शायद यहाँ पे ना पे करना पड़ेगा, इनकम में तो जुड़ ही जाएगा. इनकम डिक्लेयर करनी जरूरत है अपने टैक्स पेपर्स में. ठीक है. उसका कोई थ्रेशोल्ड होगा कि इतने से ऊपर इनकम है तो यू हैव टू. एब्सोल्युटली. टू बी ऑनेस्ट मुझे वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है, वो आपको कोई टैक्स अकाउंटेंट अच्छी तरह बता सकते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं. ठीक है. शगुन जी, और क्या बताना चाहोगे आप ये जो स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर हुए हैं, बच्चों ने अंडरटेकिंग ली है 20 इयर्स की 2014 के बाद, अब कुछ सीनियर्स आवाज उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लगेगा कि इसके ऊपर सुनेगी. कैनेडियंस आर अगेंस्ट इट, मेनी पीपल आर आवर ओन पीपल आर देयर अगेंस्ट इट कि ये ठीक नहीं है, जेन्युइन नहीं है. आप भी उसके ऊपर फैक्ट चेक हमें बता रहे हैं. व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस? Well, again, all I want to add is कि again there is no point wasting time in this, to be honest, because हमारी कम्युनिटी में कितने के सीनियर्स आ गए होंगे. डोंट जस्ट लुक फॉर योर कम्युनिटी, बाकी बहुत सारी कम्युनिटीज में पेरेंट्स जो फिगर दी है 2014 के बाद 2-2.5 लाख जो है हमारी कम्युनिटी में नहीं, 2-2.5 लाख जो आ रहे हैं उनमें से बहुतों को तो 10 इयर्स की ही स्पॉन्सरशिप है. नहीं, वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद 2 लाख सीनियर्स आ चुका है. लेकिन उनको कैसे पता कि जो 2-2.5 लाख जो भी आए हैं उनकी सबकी स्पॉन्सरशिप 20 इयर्स की है. अब जैसे मैंने कहा, अगर किसी ने 2013 या 2012 में अप्लाई किया है, वो आ रहे हैं 2017 तो वो तो दे आर एलिजिबल फॉर 10 इयर्स. सो बहुत कम पॉपुलेशन है जो अभी, क्योंकि जो पेरेंट्स के लिए अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो वीज़ाज ग्रांट नहीं किए हैं. जो 2020 में आपको पता है कि जो उन्होंने लॉटरी सिस्टम जो था वहीं से अभी तक पैक करते जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट 3 इयर्स के फ्रीज है. सो अगेन वो 20 ईयर करना, आई रियली डोंट थिंक इट इज़ फीजिबल. एंड अगेन योर kids have already taken undertaking for 20 years. वो basic necessities हैं, and they should honor all that system जिस पे उन्होंने साइन किया है. अब हमें जाते जाते अगर बताएं कि इंश्योरेंस की एडवाइस, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस, बिकॉज मार्केट सिनेरियोज आर वेरी बैड, नॉट फेवरेबल. सो इस मार्केट में शगुन जी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप क्या दोगे और क्या दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को? देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगेन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ नॉट डूइंग वेल. आई डोंट नो कहाँ से सुनने में आ रहा है कि इट इज़ नॉट डूइंग वेल. पिछले कुछ टाइम में, आई वुड से पिछले 6 महीने 1 साल में गोल्ड एंड सिल्वर वर स्काई हाई. ठीक है, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ हमने गोल्ड खरीदना है, हाँ हमने सिल्वर खरीदना है. पीपल आर जस्ट नॉट थिंकिंग, दे आर अगेन डूइंग अगेन द सेम मिस्टेक व्हाट दे डिड इन हाउसिंग. इट मीन्स के गोल्ड और सिल्वर बाय करना इज अ रिस्क. इट 100% रिस्क. वो देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट में करो, चाहे गोल्ड सिल्वर में करो, चाहे स्टॉक मार्केट में करो, व्हेन यू कॉल एनीथिंग एज इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ टाइम होराइजन दैट यू हैव टू फिक्स. अगर आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करके 5 साल 10 साल छोड़ सकते हो, एनी इन्वेस्टमेंट विल पे ऑफ. चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर है, चाहे वो स्टॉक है, एवरी इन्वेस्टमेंट विल गो हायर इन लॉन्ग टर्म. वो अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ऊपर जा सकती है. व्हाट आई वाज वरीड अबाउट कि जैसे हमने पिछले कुछ टाइम में हाउसिंग का देखा था कि एवरीबडी वांट्स टू बी ए होम ओनर, और ऑल दोज पीपल आर क्राइंग कि वही सब झंडे लेके खड़े हो रहे हैं कि हाँ हम मर गए, हमसे मॉर्गेजेस नहीं पे हो रही. सेम थिंग वी वर डूइंग इन लास्ट 6 मंथ्स कि गोल्ड एंड
सिल्वर बाय कर लो, एंड गोल्ड एंड सिल्वर डिड क्रैश. इन फैक्ट सिल्वर डिड क्रैश अबाउट लास्ट वीक अबाउट 40% क्रैश कर गया था, एंड पीपल वर क्राइंग अगेन कि हाय हमने क्या कर दिया. रोने की जरूरत नहीं है, अगर ले लिया just keep it for another 5-10 years. It will pay off. Don't treat your buy, don't treat your investment as उसको flip करना कि हमने आज ले लिया. पैनिक होने की जरूरत नहीं. गैम्बल करने, अगर आप जहाँ पे गैम्बलिंग शुरू कर देते हो ना कि हमने आज लेके 6 महीने बाद बेच देना और हमें प्रॉफिट आ जाएगा, डजंट मैटर कि आप बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, यू विल ऑलवेज हैव लॉस इवेंचुअली. आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लॉस हो गई होगा. ठीक है शगुन जी, RRSP का भी सीजन चल रहा है. हाँ जी. उसके ऊपर क्या बताओगे? वेल अगेन RRSP की जो डेडलाइन है इस साल है वो है 2 मार्च. सो अगेन RRSP के में अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, दीज आर प्रॉबेबली रेस्ट 2-3 वीक्स जो उसके रह जाते हैं. RRSP का मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आप जो भी आप सपोज आपकी इनकम 100,000 है एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन 100,000. जो भी आप इन्वेस्ट करते हो अपनी RRSP में, सपोज आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, नाउ योर टैक्सेबल इनकम बिकम्स 90,000. आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है. और जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, पहली बात उसमें से आपको करीबन 30% रिटर्न आ जाएगा, एंड दैट 10,000 विल कीप ऑन ग्रोइंग टैक्स फ्री टिल यू विड्रॉ इट इन योर रिटायरमेंट. जब आप रिटायरमेंट में उसको पैसे को निकालोगे प्लस ग्रोथ को निकालोगे, दैट इज़ व्हेन यू विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट. सो इट इज़ नॉट कि वो टैक्स फ्री मनी नहीं है, इट इज़ जस्ट टैक्स डिफर्ड कि आपसे टैक्स लेंगे इस टाइम टैक्स सेव कर लिया. एब्सोल्युटली. और उसका वो फ़ायदा क्या हुआ अगर हमने बाद में देना ही है. राइट नाउ यू आर अर्निंग 100,000, यू आर ऑन अ हायर टैक्स ब्रैकेट. जब आप रिटायर हो गए, assumption is normally your income drops and you are in a lower tax bracket, so you will pay less tax. But having said that, RRSP हर एक के लिए suitable भी नहीं है कि आंखें बंद करके सब RRSP कर लें. My rule of thumb is, if your income is, I would say between 50-60,000, there is no use doing RRSP. मुझे नहीं लगता because उतना तो खर्चा इन्फ्लेशन करके खर्चे की बात नहीं है. You are already in a lower tax bracket. Yeah, you are not saving anything. Yes, so if you are already in a lower tax bracket, क्या फ़ायदा है? बिल्कुल. अगर आपकी इनकम 60 to 85,000 है, and if your spouse is working as well, आपका कैश फ्लो थोड़ा ठीक है, that is when you can make a little sense कि हाँ मैं थोड़ा सा टैक्स बचा लेता हूँ अपना. लेकिन अगर आपकी इनकम 80, 85, 90,000 से ज़्यादा है, make sure you do a little bit of RRSP contributions because you can reduce your taxes right now, and during retirement you will have to pay less taxes. So आपकी वेबसाइट या फ़ोन नंबर किसी ने रीच करना हो? वेबसाइट है जी beaverfinancial.ca और फ़ोन नंबर 416-270-1234. Shagun ji, thank you for this vital information which you shared for the 20 years time for sponsored parents that they will get a pension after that, and you cleared many myths which were there, and for bringing the facts to us. Thank you very much, and thanks again for having me here. Thank you.